तो आज 3 नवंबर और आज का हम द हिंदू के एडिटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वैसे ही फर्स्ट एडिटोरियल हमारा है द रिवेंज ऑफ ओल्ड वेस्ट एशिया अगेंस्ट इजराइल और हमास के ऊपर फिर से एक आर्टिकल है। इसमें ये बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको ब्रीफली ही हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ये बोला जा रहा है गोल्डा मेयर जो है उस वक्त के इजराइल के पीएम थे जो, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी 1969 के अंदर संडे टाइम्स के अंदर कि कोई पैलेस्टीनियंस जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि उस वक्त वो क्या मना रहे थे, 2 साल का 2 इयर्स एनिवर्सरी मना रहे थे 6 डे वॉर की। तो 6 डे वॉर कब हुआ था? 6 डे वॉर हुआ था, इजिप्ट ने क्या किया था, अटैक कर दिया था, या उसने जो ये एरिया है ना, जैसे इजिप्ट स्टार्ट होता है, ये बीच का एरिया है सिनाई पेनिनसुला जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर इजराइल ने क्या किया था, यहाँ पे अटैक किया, ये लिया, गोलन हाइट्स उन्होंने ले ली, उन्होंने सीरिया से ले लिया, गोलन हाइट्स उन्होंने ले ली, गाज़ा स्ट्रिप उन्होंने ले ली, तो ये सब चीज़ें उन्होंने सीज़ कर ली थी। तो ये 1967 वॉर का उनको 1969 के अंदर उनकी एनिवर्सरी चल रही थी, तो उन्होंने बोला था कि पैलेस्टीनियंस कुछ नहीं है, हमने सब कुछ उनका कैप्चर कर लिया है। और उस वक्त था भी कि पैलेस्टीनियन का जितनी भी टेरिटरी वगैरह थी सब इजराइल मिलिट्री ऑक्यूपेशन के अंदर थी, ठीक है। और इससे पहले भी एक बार वॉर हो चुकी थी, ठीक है, जैसे कि 1948 में जब 2 नेशन थ्योरी जब आ रही थी, जब यूएनएससी ने अपना जब इंटरफेरेंस किया था, तो उस वक्त भी अरब कंट्रीज़ ने काफ़ी उनके ऊपर जब अटैक किया था, तब भी इजराइल ने क्या किया था, उनकी 23% जो टेरिटरीज़ हैं वो भी उन्होंने ले ली थी अरब नेशंस की, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीफिंग है कि ये सब अटैक करके और हमारे इजराइल की जो मिलिट्री है उन्होंने ये सब ले लिया था। उसके आगे चलते हैं कि इजराइल का नैरेटिव क्या है। इजराइल ये बोलता है कि हम पे बहुत हमास ने ब्रूटल अटैक किया 7 अक्टूबर को, जहाँ पे हमारे 1400 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद में हमने लॉन्च किया, ठीक है, जो इजराइल है उसने लॉन्च किया गाज़ा के ऊपर बॉम्बिंग कैंपेन, जिसमें कुछ अभी तक 9000 पैलेस्टीनियन की मौत हो चुकी है, और उसमें ज़्यादातर कौन लोग हैं, विमेन है या चिल्ड्रन है जिसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में जो हमारे इनके फॉर्मल इजरायली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, उन्होंने एक बार कहा था कि जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस है ना, वो हम एकदम वी विल अप्लाई डिसप्रपोर्शनेट फोर्स ऑन इट एंड कॉज ग्रेट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन देयर। उन्होंने ये भी बोला था कि 11 की बात की जा रही है कि हम अपनी फोर्सेस का बहुत ही अलग तरीके से यूज़ करेंगे और पूरा का पूरा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर देंगे, और उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई सिविलियन विलेजेस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ क्या है, मिलिट्री बेसिस हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो इज़राइल के करंट प्रेसिडेंट है इसाक, उनका अभी स्टेटमेंट आया था 14 अक्टूबर को। उन्होंने ये बोला कि हमने बहुत लाखों पॉपुलेशन को हमने बोला नॉर्थन गाज़ा से कि भाई यहाँ से आप निकल जाइए, और बट वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे वो लोग सिविलियंस थे ही नहीं, वहाँ पे जो भी था, या तो वो पूरे जो, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है एज अ पूरा नेशन वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम बात करें कि अभी जो गोल्डा मेयर ने उस वक्त जब कहा था 1967 में, और अभी जो ये हमारे सर अभी रिसेंट प्रेसिडेंट हैं वो बोल रहे हैं, तो वो एक तरह से कुछ पैलेस्टीनियंस की कुछ रियलिटी भी शायद बता रहे हैं। तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो वो एग्जिस्ट करते हैं नेशनल कैटेगरी के द्वारा, मतलब ऐसे कोई नेशनल कैटेगरी के द्वारा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या वो और सारे ही कल्प्रिट्स हैं और उनको पनिश करना चाहिए, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इजराइल इसमें ये कहता है कि हैवी रिस्पॉन्स इज़ नेसेसिएटेड बाय इट्स सर्कमस्टेंसेस, हम बहुत कुछ रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अगर कुछ भी अगर बन पड़ा तो हम रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। तो इसका नैरेटिव ये था कि हम बहुत ही हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ये इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इजराइल को पता है कि वो एक ऐसी पोजीशन पे रह रहा है जहाँ पे उसको ना उसके सारे दुश्मनों ने घेर रखा है, इजराइल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो
तो इसलिए पैलेस्टीनियंस वो बार बार में आगे अटैक करेंगे, तो वो अपनी डिग्निटी को नहीं हार्म करना चाहते, क्योंकि आज को वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो आज इनकी हिम्मत हो रही है, फिर अरब कंट्रीज़ है वो उनके ऊपर अटैक करेगी। तो इस तरह से इज़राइल भी गलत नहीं है ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं राइटर। फिर इसके बाद में ये बोला जा रहा है कि क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अरब कंट्रीज़ ने उनके ऊपर वॉर किया है, और हमास सिर्फ एक पैलेस्टीनियन ग्रुप है जो कि जहाँ पे पॉलिटिकल डायलॉग क्या है पॉसिबल भी नहीं है कि भाई इज़राइल चाहेगा और बोलेगा कि कल से ये मत करना, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे ये देखने को हमें मिल रहा है। तो और हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि हमास और हज़बुल्लाह जो है वो ईरान भी उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इससे क्या देखने को मिलता है, इज़राइल का जो सर्वाइवल है ना वो बहुत टफ है, क्योंकि एक तो अरब कंट्रीज़ है, ईरान जो है अरब कंट्रीज़ के थोड़े अपोजिट रहती है, वो भी एक तरह से उनको फिर सपोर्ट कर रही है, तो वेयर डज द इज़राइल विल गो, तो ऐसा चलता रहता है। तो हम एक बार आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं वन बाय वन। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पीस था ना वो 1988 में इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है, 21 ईयर्स आफ्टर इज़राइल स्टार्टेड, जब इज़राइल ने स्टार्ट किए थे अपने मिलिट्री ऑक्यूपेशन, उसके कुछ 21 साल के आसपास उन्होंने कर लिया था। बट अगर हम बात करें 1970s की और 1980s की, तो इस्लामिक सेंटर जो है और जो प्रीकर्सर है हमास का, उसने इज़राइली की रिकॉग्निशन जो है वो मान ली थी, ठीक है, इज़राइल की जो है रिकॉग्निशन भी उस वक्त मान ली थी। फिर इज़राइल ने देखा कि जो फ़तह है ये एक फ़तह जो है ये एक सेक्युलर नेशनलिस्ट गुरिल्ला मूवमेंट हुआ, और जो PLO मूवमेंट जो हुआ, जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और जो कोलिशन था अराफत का, उसने बहुत ज़्यादा राइवलरी वहाँ पे क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी। मतलब पहले पीस बन चुका है, अब धीरे धीरे ये जब भी ग्रुप्स आए तो इनसे क्या हुआ, राइवलरी स्टार्ट हो गई। फिर इज़राइल ने क्या किया, 2 वॉर फिर लॉन्च करी, 1978 में एक वॉर लॉन्च करी, एक 1982 में एक लॉन्च करी। कहाँ पे, लेबनान में क्या कर रहे थे वो, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि पैलेस्टीन को लिबरेट करने की जो ऑर्गेनाइजेशन जो उस वक्त लेबनान में रह रही होती थी, उसके ऊपर उसने काफ़ी ऑपरेशंस को करना स्टार्ट किया। बट फिर उसके बाद में क्या होता है, ऑस्लो टॉक्स होती है। ऑस्लो टॉक्स के अंदर क्या होता है कि जो PLO जो होती है, ठीक है, तो वो डिनाई करती है हमेशा कि इज़राइल का जो एग्जिस्टेंस है वो, मतलब इज़राइल का जो एग्जिस्टेंस है ना उसको मानती नहीं है, वो उसको खिलाफ़ करती है कि ये नहीं होना चाहिए था, और हम वहाँ पे अगर पैलेस्टीनियन अगर इज़राइल को रख रहे हैं तो ये हमारा कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इसलिए ही फिर बाद में जो है उन्होंने वॉर किया। इसके बाद में क्या हुआ, फिर इसके बाद जब उन्होंने वॉर करा तो राफत ने रिकॉग्नाइज़ किया इज़राइल को और एक्सेप्ट किया उसे एज ए इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट के द्वारा। और विद जो 1967 में बॉर्डर्स हुए उसके साथ साथ, क्योंकि हमने देखा था कि स्टार्टिंग में कि 1967 में वॉर हुई थी, उससे जो है इजिप्ट ने जब वॉर किया, इन सब ने मिलकर वॉर किया, तो उन्होंने फिर सारा ऑक्यूपाई करके अपने पास रख लिया था, ठीक है। फिर इसके और जो उस वक्त जब पैलेस्टीन जो बचा था ना, चलो मान लो पूरा पैलेस्टीन था, अब जब उस वक्त जब 1967 में किया ना, तो पूरे एरिया का सिर्फ 22% जो है वो पैलेस्टीन के पास रह गया, ठीक है। अब जब ऑस्लो का जो कोलैप्स हुआ कुछ सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर, तो इज़राइल का जो मतलब इज़राइल का जो बिहेवियर था ना, जैसे कि पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ के ख़िलाफ़ या पैलेस्टीनियन का हार्म वो ये सब, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमास जैसे ग्रुप का स्ट्रेंथन होना वहाँ पे स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद में जो कि फाइनली 2000 में, मतलब बोलते ना कि खुन्नस जो है वो बाहर आती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब 2000 में जब ये खुन्नस जब बाहर, तो उसके बाद ये होने लग गया कि हमास भी वॉर कर रहे हैं और PLO के भी बहुत नॉन वायलेंट कैंपेन स्टार्ट हो गए थे स्टेटहुड के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है स्टार्ट होने लग गई थी। तो ये देखने को मिल रहा था कि इससे क्या हो रहा था कि बहुत ही पीस जो है वहाँ पे ऑलरेडी ही नहीं इस्टेब्लिश हो रहा था। फिर हमारा आता है ईरान का फैक्टर। ईरान कैसे इसमें रोल कर रहा है, तो सेकंड ये भी फैक्ट है कि ईरान ने ना बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया है इज़राइल के अंदर। जैसे कि ईरान जो है हमास को जो है वो बैक करता है,
ठीक है। और ये भी हमें बोला जा रहा है कि जो अटैक हुआ था उसके अंदर भी है ना, इसराइल जो ईरान फोर्सेस है उन्होंने काफ़ी मिलिट्री वगैरह उनको सपोर्ट करी। बट ईरान जो है क्या वो सेंट्रल फैक्टर है इसराइल और पैलेस्टीन वॉर में। तो इसराइल जो है वो हॉस्टाइल नेशन इसराइल के लिए 1979 में बना था। लेकिन अगर बात करें इससे पहले की, तो पहले जो ईरानियन जो मनाकी थी वो बहुत क्लोज थी इसराइल के। बट 1977 में इन्होंने एक मिलिट्री कॉपरेशन भी इन्होंने साइन किया था, और फिर उसके बाद में काफ़ी चीज़ें इन्होंने ना देखा और साथ में अच्छी थी। और इसराइल ने इवन सप्लाई भी किया था रिजीम विद वेपन्स, और ये सब इन्होंने मतलब जब वॉर हो रही थी ईरान इराक की, तब उन्होंने इसराइल ने इनको वेपन भी सेंड किए थे। फिर इसके बाद में ये हुआ कि ईरान ना डिड नॉट इन्फ्लुएंस अमंग द पैलेस्टीनियन ड्यूरिंग द ऑस्लो प्रोसेस। और उस वक्त क्या था, ईरान इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था। It was Oslo collapsed and Hamas began rising as a key pillar of Palestinian resistance, that the Islamic group became a major player through its support for Palestinian non-state militias. फिर जब हमास का राइज होना स्टार्ट हुआ और ऑस्लो का कोलैप्स हुआ, तो वहाँ से स्टार्ट होता है कि जब इन्होंने पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और ये बेसिकली सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो जियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं। अब इनके जियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स कैसे हैं कि अगर मान लो हमास जो है वो अटैक करेगा, तो जो रीजन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो इसराइल जो हमारी जो अरब कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ जो हैं इसराइल पे अटैक करेगी। इसराइल क्या है, यूएस का क्लोज है, तो इससे क्या होगा, जो हमारे यूएस की डोमिनेंस है ना, वो जो है अरब कंट्रीज़ पे वो कम होगी। तो ये एक तरह से इसराइल मतलब ईरान का जियो पॉलिटिकल व्यू की वजह से फिर इन्होंने हमास को क्या करना, सपोर्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर इसमें बात की जा रही है कि हॉस्टाइल नेबरहुड भी है इसराइल के लिए। कैसे कि इसराइल हमेशा एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहा है। अगर हम बात करें कि जब अलग हुआ तब इनके ऊपर अटैक कर दिया अरब कंट्रीज़ ने। फिर इसके बाद में अरब कंट्रीज़ ने फिर से इनके ऊपर 1973 में अटैक कर दिया। उस वॉर को बोला गया योम किपुर वॉर बोला गया। फिर इसके बाद में इन्होंने कुछ अच्छे सेटलमेंट्स किए। फिर 6 कंट्रीज़ के साथ उन्होंने अपने टाइज को नॉर्मलाइज़ किया, जैसे कि इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, ये सब किया। तो फिर ये भी सामने आया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल ने ना ये भी देखा कि गुड बैकरूम टाइज भी इस्टेब्लिश कर लिए। तो मतलब उन्होंने पीसेस इस्टेब्लिश किया। इन्होंने अपने कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफिशियली इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किए। तो जो इज़राइल था वो एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बन चुका था अभी, और एक मैसिव वेयर, और इनके पास इसराइल के पास तो है ही सब कुछ, पावर्स हैं, वेपन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये सब है ही। फिर इसके और फिर जो इसराइल को यूएस भी बहुत सपोर्ट करता है। बट इसराइल का ये फ्रेंडशिप कर लेना, सबसे रीजनल हार्मनी बना लेना, ये इनफ नहीं है। बिकॉज अभी भी जो पैलेस्टीनियन का इशू है वो अनएड्रेस्ड है। मतलब पैलेस्टीनियन की तो ज़मीन है वो तो मतलब उनसे छीन ली गई ना, तो जो पैलेस्टीनियन का जो इशू है वो अभी भी अनएड्रेस्ड था। इसलिए ये देखा जा रहा है कि उनके जो सिचुएशन है अनएड्रेस्ड की वजह से अभी भी वहाँ पे क्या होता रहता है, अनपीस, वहाँ पे पीस जो है वो आ नहीं पा रही है। और जो पैलेस्टीनियन है वो एक तरह से अरब इसराइल प्रॉब्लम नहीं रही है। अगर हम बात करें कि पहले हम ये देखते थे कि पैलेस्टीनियंस को जब उन्होंने हटाया तो अरब ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। बट जब इसराइल ने इनके साथ अपने जो टाइज है वो नॉर्मलाइज कर लिए, तो ये नो मोर ये बोलते हैं ना कि अरब इसराइल ये मॉडर्न मतलब वो नहीं रहा, प्रॉब्लम नहीं रही। अब ये क्या हो चुकी है, इसराइल और पैलेस्टीन प्रॉब्लम ज़्यादा हो चुकी है। और जब से इन्होंने गाज़ा को बोला है 2005 में गाज़ा के पीपल को कि भाई यहाँ से विड्रॉ करना स्टार्ट करो, तो जो मतलब गोल्ड मेयर ने जो आर्कुलेट किया था 1969 में कि पैलेस्टीनियन कुछ नहीं है, वो कुछ देखने को भी हमें देखने को भी मिलता है। तो यही वाली बात हो गई। तो फिर इसराइल मतलब पैलेस्टीनियंस कहाँ रहेंगे, क्या है उनका, तो वो अभी भी अनएड्रेस्ड है। तो यहाँ पर पूरा इसराइल का वही टॉपिक बताया है कि एक बार टाइमलाइन के साथ हम देख लेते हैं इसको कि बेटर क्लियर हो जाएगा। टाइमलाइन है 1948 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 स्टेट थ्योरी आ रही है। बट जैसे ही यहाँ पे ये आता है तो ये हमारे मान लो ये है, तो यहाँ पे ये इनको कुछ एरिया है, बहुत सारे एरिया जब पैलेस्टीन के अंदर होता था, और कुछ यहाँ पे इसराइल को ये और ये इसराइल को दे दिया गया था। बट क्या हुआ 1948 के अंदर हमारे जो अरब कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर। इसराइल भी अच्छा पावरफुल था, उसने भी रिटेलिएट करा। रिटेलिएट करने के बाद एक बड़ा हिस्सा
उसने अपने अंदर मर्ज कर लिया। अब ये पूरा क्या है, इजराइल। फिर से भड़के 1967 में इजिप्ट और एक और कंट्री ने आके इनके ऊपर ये जो यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला था, यहाँ पे इनकी ज़मीन हड़प ली और कुछ यहाँ पे आगे करने की कोशिश करी। इजराइल ने फिर से रिटेलिएट करा, ये पूरी ज़मीन इनसे ले ली, गोलन हाइट इनसे ले लिया, सब कुछ ले लिया 1967 में। फिर 1969 में एक स्टेटमेंट आता है वहाँ के प्रेसिडेंट का कि पैलेस्टीनियन कुछ नहीं है। ये चीज़ आती है, पैलेस्टीनियंस जो हैं वो कुछ भी नहीं है। फिर आगे और बात चलती है कि जैसे कि फिर 1969 में स्टेटमेंट आता है कि पैलेस्टीन कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद में हम इस लंबे प्रोसेस को देख रहे हैं कि फिर बाद में इजराइल ने क्या किया, बहुत टाइज़ डेवलप किए, क्योंकि जब यहाँ पे 1967 में वॉर हुआ था तो इन सबसे टाइज़ अच्छे किए। फिर बाद में देखा गया सऊदी के साथ भी उन्होंने अपना टाइज़ अच्छा किया। फिर अब देखा जा रहा है कि जो ये पहले जो मुद्दा था ना इजराइल वर्सेस अरब का, जो कि अब इजराइल वर्सेस अरब नहीं रहा, अब इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन ही रह चुका है। क्यों रह चुका है इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन? क्योंकि इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन इसलिए रह चुका है क्योंकि पैलेस्टीनियन तो कुछ भी हो, उन्होंने टाइज अच्छे कर लिए, बट पैलेस्टीनियन का जो कॉज है ना वो भी अभी अनएड्रेस्ड है कि वो कहाँ रहेंगे, उनके साथ क्या होगा, तो वो अभी भी अनएड्रेस्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कि जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो हमारे लिए एक होप की तरह काम करते हैं। लाइक कैसे? जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है कि अगर हम अर्बन लाइफ को देखेंगे तो जैसे नेचुरल ब्यूटी हो गया, लश ग्रीनरी हो गया, फिर बहुत ही पीसफुल सराउंडिंग हमें देखने को मिलता है। मतलब अगर अर्बन सिटीज़ से अगर हम बाहर जाते हैं तो हम अगर मान लो किसी को छुट्टियां मनाना है तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई हमें ऐसी जगह दिख जाए जहाँ पे कोई भी पॉल्यूटेड स्पोर्ट्स नहीं हो, जहाँ पे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द लोग हम लोग ट्रैवल तो करते हैं, बट होता क्या है कि हम लोग अपने साथ क्या लेके चलते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स। और हमेशा ये देखा जाता है कि जो 80% जो टूरिस्ट होते हैं ना कोस्टल एरिया के ऊपर, 80% जो टूरिस्ट हैं कोस्टल एरिया पे, वो अभी भी है ना अपने प्लास्टिक को ऐसे ही फेंक देते हैं वहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि भाई जो वहाँ की जो बीच है वो कितनी अनसस्टेनेबल बन रही है वहाँ पे। और अगर हम बात करें ऐसी कुछ एरिया की, जैसे कि आइलैंड ऑफ प्रिंसिपल बायोस्फीयर रिजर्व है, और से ये है साउथ होमो में, और प्रिंसिपल इन अफ्रीका है स्कूल। फिर यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी ये जो होती है ना बॉटल्स, ये सब हमें देखने को मिलती है। और अगर इनका हम डेली कंजम्पशन करते हैं अगर प्लास्टिक बॉटल्स का, तो इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसको ना हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको डेली कंजम्पशन कर रहे हैं तो कितने ही लोग अगर इसके लिए सावधानी से भी करेंगे तो कितने ही लोग कर लेंगे। तो हमें इसे क्या करना चाहिए, कम्प्लीटली बॉयकॉट करना चाहिए। फिर अभी रिसेंटली जो यूनेस्को के जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे भी हमने ये देखा है कि वो किस लिए मनाए जाते हैं कि उनको भाई डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, वहाँ पे पोल्यूशन कम होना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस जो है वो हमें वहाँ पे एनहांस करना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बता रही है कि कैसे हमारी एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है और हमें कैसा हमारे एनवायरनमेंट को रखना चाहिए। तो हमें बात आ रही है इन नीड ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन के लिए आज ये टॉपिक क्यों आया है, क्योंकि वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे बनाया जाता है 3 नवंबर को हर साल, जिससे एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, ग्रीनरी है, पोल्यूशन फ्री है, तो वहाँ पे रहना क्या है एज़ कम्पेयर टू ईजी है वहाँ पे। तो उनको प्रमोट किया जाना क्योंकि उनके कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फ्लोरा भी होता है, फोना भी होता है, वहाँ पे जो चीज़ प्रोटेक्टेड वाटर भी होते हैं, सॉइल भी होता है, एयर भी होता है, सब कुछ एक होल इकोसिस्टम वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और फिर एक बफर जोन भी रहता है वहाँ पे होल सिस्टम, और वहाँ से तो जहाँ पे पीपल जो है वो वहाँ पे रह सकते हैं और काम कर सकते हैं एकदम हार्मनी में। ठीक है, फिर यहाँ पे हम आगे और देखते हैं कि इसमें और कंजर्वेशन के बारे में क्या बोला है। फिर यूनेस्को ने जैसे कि प्रमोट किया है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हमें बायोडाइवर्सिटी को जो है कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व करना चाहिए। तो जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि UNDP का एक प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और एक है हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पे हम यही करते हैं कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी उनको हम कंजर्व करने की बात करते हैं।
अगर यूनेस्को की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली 748 जो है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है, 748 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पास अक्रॉस 134 कंट्रीज़ में, और उनमें से कुछ 22 ट्रांस बाउंड्री साइट्स भी हैं। लाइक अगर मान लो ये इंडिया है और ये भूटान है, तो यहाँ पे बीच में एक जो बायोडाइवर्सिटी है, तो ऐसे भी 22 ट्रांस बाउंड्री साइट्स भी हमें देखने को मिलती है। जिससे क्या होता है, अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में अगर कोलैब करके रखेंगे और कॉपरेशन करेंगे तो कितनी ही लाइफ का जो है सेव किया जा सकता है, वहाँ पे लाइफ को वहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्लानट के लिए, क्योंकि वहाँ पे फ्लोरा भी है, फोना भी है, तो वो एक बहुत ही घर है बहुत वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम का, चाहे वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो, चाहे अल्पाइन डेजर्ट्स हो, तो कुछ भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, उन सब का हमें एक मिश्रण देखने को मिलता है। फिर ये हमें जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, मतलब इनके बेनिफिट्स बताए हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इनसे ये होगा वो होगा। अब रिसेंटली ईयर्स में ये देखा गया है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बहुत ही क्रूशियल हो गए हैं हमारे क्लाइमेट चेंज के साथ हमारे खिलाफ, मतलब उसको करने के लिए। कैसे कि कार्बन सिंक्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि अगर हम ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे तो जो भी हम कार्बन रिलीज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा प्लांट्स के द्वारा, तो उनको हम एज अ कार्बन सिंक्स हम उनको देखते हैं, जैसे हमारे फॉरेस्ट है और ओशियन है उसी तरीके से। तो फिर वही है कि सॉल्यूशंस बताए गए हैं कि अगर हमें अडेप्टेशन अगर स्ट्रैटेजीज अपनानी है हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए, तो बायोस्फीयर रिजर्व को मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। वहीं अगर हम लोकल लेवल पे बात करें तो लोग क्या करते हैं कि एक तो हमारी ये हम इनको डिक्लेयर तो कर ही देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बाकी कम्युनिटी भी बहुत हेल्प करती है इनके अंदर। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है एक, उसके अंदर क्या कर रही है, लोकल कम्युनिटीज़ आती हैं और फिर वहाँ पे मैनेज करती है फॉरेस्ट को, जिससे वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो भी वहाँ पे मेंटेन रहती है। एक गल्फ ऑफ मन्नर बायोस्फीयर रिजर्व की बात की गई है, जहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी होती है वहाँ पे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती है, जिससे वो जो है इको टूरिज़्म को और एक्सेट्रा चीज़ों को वहाँ पे प्रमोट कर सके। और रिसेंटली जो यूनेस्को माइकल बेसे अवार्ड था वो भी अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था। तो जो गल्फ ऑफ मन्नर बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्लास्टिक चेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। वहाँ पे क्या था कि ये जो है ना वो जो कम्युनिटी जो वहाँ के जो मेंबर्स थे वो जितने भी व्हीकल है और टूरिस्ट है प्लास्टिक वेस्ट का जो भी है उनको कलेक्ट करेंगे और रिसाइकल करेंगे, और फिर उस प्लास्टिक का वो यूज़ करेंगे रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद में अगर ये ग्लोबल चैलेंज, फिर इससे क्या होगा कि अगर हमारे कुछ चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, तो ये सब चीज़ें करना जो होगा ना बहुत ही यूज़फुल होगा। ठीक है, और वही है कि जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होती है जो बाहर से आके चीज़ों को करती है और मतलब डिस्ट्रॉय करती है, उन पे भी हमें रोक लगाना पड़ेगा। अब एशियन मीट हुई थी अभी चाइना में, 2nd एनिवर्सरी जब हम मना रहे थे वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे की, तब ये हमें दिखाता है कि हमने हमारी प्रोग्रेस दिखाता है कंजर्व करने की और इन सब की। तो यूनेस्को ने अभी हम किसके साथ पार्टनरशिप की है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ और नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के साथ। और उन्होंने अभी रिसेंटली 10th साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क जो है चेन्नई के अंदर वो अभी कंक्लूड करी है, और उसका थीम क्या था, रिज टू रीफ, रिज से लेके रीफ तक थीम रखी है। तो जो हमारी ये जो नेटवर्क मीटिंग जो हुई थी, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे लोग अपने जो नॉलेज है वो एक्सचेंज करें कि कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करके एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रैक्टिसेस को हम अटेन कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन बता दिया कि जो यूनेस्को का जो प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे जितने भी नेचुरल है और सोशल साइंसेज हैं उनको यूज़ करके हम अपने जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपने नेचर को साथ लेकर हर चीज़ का वेलफेयर करते हुए चले। तो आज हमारा जो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे है उसके ऊपर ये आर्टिकल है कि कैसे हमारी बीचेज़ हैं वो उसके ऊपर प्लास्टिक जनरेट करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे कुछ अच्छे बायोस्फीयर रिजर्व अगर बनाकर वहाँ पे अगर कम्युनिटी की हेल्प से अगर वहाँ की कोलैब करके अगर वहाँ पे काम करेंगे तो ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर आता है कि स्लोइंग मोमेंटम, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन मतलब हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट का नाम यहाँ पे आप ज़रूर याद करिएगा कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है जो कि रिलीज़ की जाती है सैप ग्लोबल के द्वारा। इसके अंदर ये बोला गया है कि अभी भी हमें जो इकोनॉमिक्स, हाँ तो ये है हमारा, अभी हमने देखा ये वाली चीज़ है, तो अभी हमने देखा कि जो हमारा
परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो कौन निकालता है, SAP निकालता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो 8 हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ होती है ना, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि फर्टिलाइज़र जो है वो ऊपर आता है, आई एम नॉट स्टिल रिमेम्बरिंग, बट ऐसे 8 लाइन्स होते हैं जहाँ पे 8 हमारे सेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि उनके अंदर इतनी जो है, एक जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्टैगफ्लेशन पढ़ा होगा, तो स्टैगफ्लेशन का यहाँ पे हमें ना जो सिनेरियो देखने को मिलता है यहाँ पे स्टैगफ्लेशन का, तो ये जो है कॉन्सेप्ट पूरा उसी पे बेस्ड है, स्टैगफ्लेशन के ऊपर। सो ये बस इसी आर्टिकल में यही पूरा बताया है। फिर आगे हम देखते हैं आर्टिकल। ये जो है ये तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो इनइफेक्टिव रहा है, तो इसके ऊपर इसका वो दिया हुआ है कि इंटरव्यू दिया हुआ है, तो खुद से आप पढ़ लीजिएगा इसको। फिर इसके बाद है टू इंटरव्यू एंड टू नॉट टू इंटरव्यू। इसके अंदर वो जो हमारे जो अटैक था 9/11 वाला, जो US का अटैक था जो ओसामा बिन लादेन के द्वारा हुआ था, तो उसके बारे में दिया गया था ये, कि उसमें यही बोला गया है कि जो 4 इयर्स जो हो गए जब अटैक 1997 में जब 4 इयर्स हो गए थे 9/11 अटैक को US में, तो जर्नलिस्ट ने ओसामा बिन लादेन से, उन्होंने रिमोट माउंटेन्स में अफगानिस्तान में उनसे बातें करी थी। उनसे पूछा गया था कि जो अलकायदा जो है, जो चीफ हैं और जो कि एक बार US के अलाय भी रह चुके हैं, और जो कि पाकिस्तानी के द्वारा ट्रेन किए गए मुजाहिदीन हैं अफ़गानिस्तान में, और जिन्होंने लड़ा है सोवियत ट्रूप्स के खिलाफ, उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो फिर बिन लादेन ने रिप्लाई किया था कि यू विल सी दैम एंड हियर अबाउट देम इन द मीडिया, गॉड विलिंग। मतलब जो भी आप ये सब मीडिया में आप देख लोगे, जो होगा देख लेना आप, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ था, क्योंकि ही वॉज वांटेड फॉर टेरर अटैक इन अफ्रीका एंड साउथ एशिया व्हेन 9/11 अटैक जो हुए थे ना 2001 में, तो जर्नलिस्ट ने पैटर बर्गन और पैटर एनर्ट जो थे वो ग्रेट डिमांड में थे कि उन्होंने जो भी इंसाइट्स है, फॉर देयर इंसाइट्स इन द मैन हु कुड हैव मास्टर माइंडेड द अटैक्स दैट लेफ्ट थाउजेंड्स डेड। क्योंकि उन्होंने काफ़ी पहले से एनालाइज कर लिया था कि भाई जो ये सब चीज़ें हैं होने वाली है 2001 में होने से पहले, क्योंकि वो इंटरव्यू कर चुके थे जब 9/11 अटैक हुए थे US के अंदर, ठीक है। उससे 4 साल पहले ही उन्होंने उनसे, ओसामा बिन लादेन से जो है ये सब चीज़ें बात करी थी, और फिर 2001 में तो ये सब अटैक्स हो ही गए थे। फिर एट द टाइम जब इंटरव्यूइंग टेररिस्ट, गुरिल्ला फाइटर्स और रिवोल्यूशनरी जो थे, वो उनको देखा गया था कि वो भी है ना एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट। ये एक जो जर्नलिस्ट का ना वो है बताने का, मतलब जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, इतना इस पर फोकस नहीं कर, मतलब जर्नलिस्ट का भी एक बिहाइंड उसके ऊपर क्या हो रहा है, मिशन हो रहा है। वही 2002 में जो राजीव गांधी जी के साथ जब उनके प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, तो उनके पहले असैसिनेशन किया गया था इंदिरा गांधी मैम का, तो उसके अंदर भी सेम जो प्रभाकरन था, जो अदर लीडर जो श्रीलंकन लीडर्स थे, प्रभाकरन जो थे, उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। तो मतलब मीडिया का इंटरव्यू लेने का, पहले इंटरव्यू लिया, फिर बाद में ये देखा गया कि उन्होंने रियल में कुछ हैपन कर दिया, तो पहले से ये चीज़ें काफ़ी हद तक वहाँ पे पता होती है चीज़ों का। तो यही इस आर्टिकल के बारे में था। इसको हम डीपली नहीं करेंगे क्रिएट, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो ये बस ये दोनों कुछ इंपॉर्टेंट थे नहीं। हमने ये बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर ली, फिर इसके बाद में हमने फिर से अपना इजराइल और पैलेस्टीन का इशू डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद में हमने इन्फ्लेशन देखा कि इन्फ्लेशन जो है, स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है 8 सेक्टर्स के अंदर। बाकी हर चीज़ को पढ़ने इतना ही मुझे लग नहीं रहा इंपॉर्टेंट है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।